नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 27 अक्टूबर 2021 की खबरों को देखते हैं जल्दी से। तो आज का पहली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज की खबर पे बन सकती है कि एडिडास कंपनी ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज़ बीन नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास। ठीक है, देखिए जो भी ये कंपनीज होते हैं वो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते रहते हैं और यहाँ पर भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। एक काम करूँगा, किसी खास दिन, जिस दिन कोई खास न्यूज़ नहीं आएगी या एक ही दो न्यूज़ रहेंगे, उस दिन मैं क्या करूँगा, साल भर में जितने भी एक्टर होंगे या कोई भी सेलिब्रिटी होगी उनको किस तरह का ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा उसकी एक पूरी की पूरी लिस्ट दे दूँगा 10 मिनट की वीडियो में। ठीक है, तो आपके लिए सही हो जाएगा। क्लियर। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एडिडास कंपनी ने किसे बनाया है। विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज़ बीन नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग गेस कीजिए। ये है दीपिका पादुकोण। मिसेस रणबीर सिंह दीपिका पादुकोण जी को एडिडास का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, एडिडास रोब्सन दीपिका पादुकोण एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। कुल मिला के समझ में, एडिडास क्या है, एक फुटवियर कंपनी है, जर्मन कंपनी है, रिटेलर कंपनी है, समझ में आ रहा। फुटवियर के साथ साथ स्पोर्ट्स कंपनी है, एक तरह से देखा जाए जूते बनाती है, सॉक्स बनाती है, ठीक है, किट्स बनाती है। तो इस तरह की स्पोर्ट्स जो किट होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें प्रोडक्ट करती, ऐसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है और ऑल ओवर वर्ल्ड इसके जो है क्या होते हैं, कस्टमर्स हैं। इनकी रेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, क्वालिटी भी अच्छी होती है और इनकी प्रचार के लिए इस बार किसको नियुक्त किया गया है, दीपिका पादुकोण जी को। ठीक है, दीपिका पादुकोण आपको पता है भारत की एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं, जानी मानी हीरोइन है, एक्ट्रेस हैं, नायिका हैं, जो फिल्मों में बहुत सारी रोल प्ले करती हैं। पद्मावती के लिए इनको पुरस्कार मिल चुका है और इससे पहले बाजीराव के लिए भी इनको पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, बाजीराव मस्तानी के लिए। सेकंड क्वेश्चन आज का कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर आने वाला क्वेश्चन है। विच इंडियन फिल्म हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज एन ऑफिशियल एंट्री इन ऑस्कर 2020। देखिए, ऑस्कर 2022 की घोषणा होनी है। ऑस्कर 2021 की घोषणा हो चुकी थी पहले से ही और उसमें जो नोमैड लैंड नाम का एक फिल्म था उसको ऑस्कर मिला था। ठीक है, अभी फिलहाल ये नामित किया गया है। नामित का मतलब नॉमिनेट किया गया, भारत की तरफ से ये नॉमिनेट करके भेजा गया है। किसको? कुजंखल को। क्या है फिल्म का नाम है कि कुजेंखल। क्या नाम है? कुजेंगल। कुजेंगल जो है क्या है, एक भारत की तरफ से तमिल फिल्म है जिसको क्या नॉमिनेट किया गया है, किस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है, समझ में आया किस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये ऑस्कर 2022 के लिए किया गया है। अब ये क्या होता है, देखो क्यों भेजा जाता है। देखिए, ऑस्कर आपको पता है कि दुनिया में एक सबसे प्रतिष्ठित क्या होता है, फिल्म अवार्ड है। ठीक, इसको इस अवार्ड को जीत लेने पर माना जाता है कि वो उस फिल्म ने दुनिया जीत लिया, अगर यहाँ पर किसी ने कोई पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड है फिल्म की दुनिया में। ठीक, तो करता क्या है ऑस्कर, क्या करता है, सभी भाषाओं की फिल्मों को क्या करता है, बुला लेता है कि आप अपने भाषा में मतलब अपने देश से एक फिल्म चुनकर भेजिए। तो भारत सरकार के द्वारा ये फाइनल करके भेजा जाता है। तो भारत ने इस बार किसको भेजा है, कुजैंकल को भेजा है और वहाँ पे इसे प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शित करने के बाद यहाँ पे वोटिंग होगी, वहाँ की जूरी होगी। जूरी का मतलब समझते हैं, वहाँ पे जो निर्णय करने वाला एक बोर्ड होता है वो देखेगा और क्वालिटी के हिसाब से उनको मार्क्स दिए जाते हैं और मार्क्स को टोटल करने पर लास्ट में क्या होता है, विनर की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो भारत की तरफ से तमिल ड्रामा कुजंगल इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2022। ठीक है, ये बस इतना याद रखना, इसमें एक्टर कौन है, एक्ट्रेस क्या है। ये जब फिल्म को अवार्ड मिल जाएगा ना, इस फिल्म को जब अवार्ड मिल जाएगा ऑस्कर अवार्ड, तब उसके बारे में देखना किसके निर्देशक कौन थे, हीरो कौन थे, हीरोइन कौन थे। ठीक है, क्या थीम था जो है। अभी के लिए इतना याद रखिए कि नाम क्या है, क्या नाम है, कुजंगल। और कौन सी भाषा में फिल्म बनी है, तमिल भाषा में बनी हुई फिल्म। ठीक है, जितना येलो कलर का यहाँ पे फिल्माया गया, दर्शाया गया, बस उतना ही आपको याद करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आज का देखते हैं कि आईपीएल 2022 के लिए, आईपीएल 2022 के लिए कौन से दो नए शहरों के नाम पर टीम बनाने की घोषणा की गई है। आज ही की ये न्यूज़ है। ठीक है, कल मतलब कल का न्यूज़ है कि दो नए शहर, अब दो नई फ्रेंचाइजी टीम जुड़ेंगी इंडियन प्रीमियर लीग के साथ। कौन कौन सी होंगी? विच आर द न्यू एंट्रीज एज अ टीम इन आईपीएल 2022। लखनऊ पुणे, पुणे अहमदाबाद, अहमदाबाद लखनऊ, लखनऊ या विशाखापट्टनम। तो सही आंसर क्या है, अहमदाबाद एंड लखनऊ। ठीक है, अहमदाबाद और लखनऊ के दो नए शहर होंगे, यानी दो नए फ्रेंचाइजी टीम होंगे। हालांकि इसके मालिक कौन कौन है, आइए देख लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 वेलकम टू द आईपीएल लखनऊ एंड अहमदाबाद। अहमदाबाद को तो पहले भी प्ले कराया गया है। अहमदाबाद रॉक स्टार्स हुआ करते थे, जो है ये गुजरात लायंस, हाँ
गुजरात लायंस हुआ करते थे, जब राजस्थान पर बैन लगा था तो ये इनको एंट्री दी गई थी 2 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद जब राजस्थान पुनर्स्थापित होता है आईपीएल में, तो अहमदाबाद की एंट्री बस 2 ही साल के लिए थे, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो अब से क्या होगा, अहमदाबाद को ऑफिशियल एंट्री मिल गई है, यानी कि अभी परमानेंट स्टेचर का मिल गया है, और लखनऊ की पहली बार एंट्री मिली है आईपीएल में, ठीक है। लखनऊ की टीम को किसने खरीदा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बोली किसने लगाई है, आरपीएसजी ग्रुप। इन्होंने क्या किया है, लखनऊ के लिए 7,090 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। इसका मतलब इन्होंने ये इतना पेमेंट करेंगे बीसीसीआई को, तब इनको क्या मिलेगी, टीम मिलेगी। फिर ये टीम अपनी खरीदेंगे, उस टीम को बनाएंगे और टीम को फिर पार्टिसिपेट कराएंगे, समझ में आया। दूसरी चीज़ क्या है, और अगली जो कंपनी है अडानी ग्रुप नहीं, अडानी ग्रुप नहीं, दूसरी जो कंपनी है अहमदाबाद है, ठीक है। तो अहमदाबाद लखनऊ ये याद रखिएगा, समझ में आ गया, अहमदाबाद और लखनऊ, ठीक है। अच्छा, संजीव गोयनका की जो कंपनी है आरपीएससी, उन्होंने जो है लखनऊ को खरीदा है, और सीबीसी कैपिटल कंपनी है, ठीक है। ये 5,000 करोड़ रुपए में इसने अहमदाबाद फ्रेंचाइजों को खरीदा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 टीमें याद रखिएगा। आईपीएल अभी की बात कर ले, आईपीएल जो 2021 संपन्न हुआ है उसके विनर एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। तो एक बार फिर से सीएसके यानी चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथी बार आईपीएल का टाइटल जीता था। फाइनल में उसने किसने को हराया था, कोलकाता नाइट राइडर्स को, केकेआर को हराया था, कोलकाता नाइट राइडर्स को। ये प्रश्न बन जाता है। आईपीएल के मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे, हर्षल पटेल थे। और सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे, ऑरेंज कैप विनर कौन थे, बताइए। चलो ठीक है, आज कमेंट करिए कि आईपीएल 2021 के ऑरेंज कैप विनर यानी हाईएस्ट रन स्कोरर कौन थे, आपको कमेंट करना है, ठीक। चौथा क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में 3 देशों ने मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट, ठीक है, बनाने का निर्णय लिया। यह देश कौन से हैं, विच 3 कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट। ये क्या है, IRIS, ये क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि कौन से 3 देश हैं जो इस तरह का संगठन बना रहे हैं, और इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है यूके, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। क्या, यूके, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। आइए न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया टू लॉन्च IRIS एट COP26, ठीक। COP26 का ये भी समझते हैं, पहले एक एक करके चीज़ें समझते हैं। इंडिया अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया एंड द यूके, the small island developing states will be launching a new initiative for infrastructure for resilient island states on the sidelines of the upcoming conference of parties, ठीक है। अभी के लिए इतना समझिए। देखो क्या होता है, जितने भी आइलैंड कंट्रीज होते हैं, आइलैंड कंट्री का मतलब क्या होता है, ऐसे देश जो चारों ओर किससे घिरे होते हैं, सागर से घिरे होते हैं। मान लीजिए ये लाल कलर का सागर है और ये पर्पल कलर का क्या है, ये कोई आइलैंड है, ठीक है, समझ में आया, ये आइलैंड है। तो आइलैंड जो देश होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। क्यों, वहाँ पे आए दिन साइक्लोन, सुनामी या और तरह की जो क्लाइमेटिक फिनोमिनाज हैं वो आते रहते हैं, जिस वजह से वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो नुकसान पहुँचता है उसको। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अवसंरचना, भवन वगैरह, इस रेलवे, बाकी और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनको नुकसान पहुँचता है। तो ऐसे देशों में, ऐसे स्थानों पर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जिससे कम लॉसेस हो, इकोनॉमिक लॉसेस कम से कम हो। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी है, इसके लिए नए तरह के जो है आपको इनोवेशन करने होते हैं। तो इंडिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश मिलकर क्या करें, ऐसे जितने भी छोटे छोटे देश हैं उनको हेल्प करेंगे कि आप अपने यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो वो क्लाइमेट रेजिलियंट, मतलब क्या हो, वो रेजिलियंट हो। रेजिलियंट का मतलब होता है रोधी, इस तरह की आपदा रोधी तकनीकों का इस्तेमाल किया हो जिससे आपका इकोनॉमिक लॉस कम से कम हो। क्लियर है। तो इंडिया और यूके और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ये एक तरह का फॉर्मल संगठन बनाया है, और इसमें इन्होंने $10 मिलियन का एक इनिशियल निवेश भी कर दिया है। बाकी और भी जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं जिनके लिए कार्य किया जाए वो भी इसमें जुड़ेंगी, और धीरे धीरे इस पूल का प्रयोग करके उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी। पहली बात ये, ठीक। तो समझ में आ गया IRIS क्या है। ये एक ऐसा संगठन होगा जिसमें क्या किया जाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आइलैंड स्टेट्स में हैं, यानी कि जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, उनको एक तरह से टेक्नोलॉजिकल जो है हेल्प किया जाएगा, तकनीकी रूप से सहायता की जाएगी। क्लियर है वहाँ, हाँ ठीक है। अच्छा, ये निर्णय कहाँ लिया गया है, COP26। ये COP26 क्या है ये समझते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, ठीक है। अभी कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज क्या है समझते हैं, COP26 क्या है ये बाद में समझ में, पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समझते हैं। देखिए क्या होता है, 90 के दशक, हाँ 80 के दशक में एक संगठन बनाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, UNFSSC।
UNFSSC नाम से, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर से सुनिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन, नहीं फ्रेमवर्क कन्वेंशन, क्या फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ये अंदेशा पिछले सेंचुरी में लगा दिया गया है कि जिस तरह के मानव ने क्या किया है, रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है, इससे क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का खतरा उत्पन्न हो गया है, क्लाइमेट चेंज का थ्रेट उत्पन्न हो चुका है। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं उनको नुकसान होंगे, क्योंकि इससे वाटर लेवल बढ़ेगा। वाटर मतलब ग्लोबल, देखिए क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो साधारण रूप से गर्मी है वो उसमें बढ़ोतरी होगी, और साधारण रूप से गर्मी में बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा, जो ग्लेशियर है वो क्या होंगे, वो मेल्ट होंगे। एक मिनट, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, और मेल्ट होने के बाद क्या होता है, वाटर लेवल क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो आपका इतना कुछ हो जाएगा, तो इससे द्वीपीय देशों को संकट आ जाएगा। ठीक, तो यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क क्लाइमेट कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज था, उसने क्या बताया कि सभी देश क्या करें, मिलकर समझौता करें, और जितने भी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए साल 2 साल में एक बार मिले। समझ में आया? तो साल 2 साल में जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन के, जितने भी सदस्य देश हैं, वो क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, और उसमें क्या होता है, वही क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, उसे बोला जाता है COP। क्लियर है? तो क्लाइमेट चेंज को लेकर, समझ में आ रहा है, क्लाइमेट चेंज को लेकर जो अलग अलग देश एक जगह पे मिलते हैं उसे बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। और इसका पहला मीटिंग हुआ था कब, 1995 में। कब हुआ था? 1995 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। और इस तरह से क्या हो रहा है, लगातार 25 कन्वेंशन ऑन पार्टीज हो चुका, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज हो चुका है, और 26वां कहाँ होने वाला है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा COP26 की बैठक कहाँ होगी, तो ये ग्लासगो में होगी। कहाँ होगी? ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड की राजधानी है। ग्लासगो स्कॉटलैंड की राजधानी। प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू विजिट दिस प्लेस। ठीक है, वो जा रहे हैं यहाँ पे, बैठक करके आएंगे, और यहाँ पे इस तरह के जो समझौते हैं उसको आगे बढ़ाएंगे, और देश में भारत का नाम और ऊंचा करके आएंगे। क्योंकि क्या है, भारत दुनिया में क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया UK भी इसकी सराहना कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? हाँ, तो ये था आपका अपना इंडिया UK ऑस्ट्रेलिया टू लॉन्च IRIS एट COP26। COP26 का मतलब समझ में आया, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। ये जो है साल 2 साल में एक बार मिलते हैं, और क्लाइमेट चेंज को मतलब जलवायु परिवर्तन की जो खतरे हैं उसको कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर सहयोग करते हैं। ठीक है, बाकी हिंदी में पढ़ लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में किस संस्था ने इनोवेशन फॉर यू नामक DG बुक तैयार किया? DG बुक मतलब डिजिटल बुक, एक ऑनलाइन किताब तैयार किया है। विच बॉडी हैज़ लॉन्च्ड इनोवेशंस फॉर यू? ठीक है, तो जब भी इनोवेशन जैसी कुछ चीज़ आ जाए, तो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी इनोवेशन से जुड़ी हुई कोई चीज़ आए, आँख मूंद कर आपको, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नीति आयोग लगा दीजिएगा। कि नीति आयोग ने एक अभियान चालू किया है जिसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन एग्जाम में पूछा जाता है, अटल इनोवेशन मिशन। ये क्या होता है? इस मिशन के तहत नीति आयोग क्या करा, देश के अंदर इनोवेशन को बढ़ावा देगा। इनोवेशन मतलब नए थॉट, नए आइडियाज़ को प्रमोट करना, कॉलेज लेवल पर, ठीक है, स्कूल लेवल पर, और जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, गांव लेवल पर, प्रत्येक स्तर पर क्या करेगा, इनोवेशन को बढ़ावा देगा। इसके लेकर फंडिंग भी होगी, और भी जो तकनीकी सहयोग हो सकता है वो सारा कुछ नीति आयोग करेगा। तो अभी क्या कर रहा है, इनोवेशन फॉर यू। इनोवेशन फॉर यू एक डिजिटल किताब लॉन्च किया है। इसमें क्या किया जाएगा, जितने भी इनोवेशन के क्षेत्र में टॉर्च बियरर्स रहे हैं, टॉर्च बियरर्स का मतलब जिन्होंने बेहतर काम किया है, उनका पूरा आइडियाज़ होगा, उनकी पूरी जर्नी होगी। इससे क्या होगा, लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और आगे और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। समझ में आ रहा है? बाकी इसके बारे में आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये पूरा का पूरा आपका ये आर्टिकल है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? आपके लिए नवाचार, इनोवेशन को हिंदी में नवाचार बोलते हैं, नए आइडियाज़ बोलते हैं। क्लियर है? और दूसरी बात, नीति आयोग से प्रश्न बन जाता है कि नीति आयोग इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 2015 में। किसके द्वारा हुआ था? PM कौन थे उस समय? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, दूसरी बात, इसके चेयरमैन कौन होते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो इसके चेयरमैन होते हैं। और इसमें क्या होता है, एक डिप्टी चेयरमैन होता है। डिप्टी चेयरमैन कौन है इस समय? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। और एक यहाँ पर एक CEO होता है, इसके नाम क्या? अमिताभ कांत है। तो एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि CEO कौन है?
नीति आयोग का अमिताभ कांत हैं। यहाँ के डिप्टी चेयरमैन कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, और चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो ये नीति आयोग के बारे में था। नीति आयोग क्या करती है, पूरे देश के लिए नीतियाँ बनाने के लिए क्या करती है, थिंक टैंक एजेंसी है केंद्र सरकार के लिए, और राज्य और केंद्र दोनों को जो है कैसे कार्यक्रम हो, कैसे नीतियाँ हो, इसको लेकर क्या करती है, गाइड करती है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, 5 क्वेश्चन थे, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा, समझा, पढ़ा। कहीं कोई डाउट हो तो टेलीग्राम में मैसेज कीजिएगा। टेलीग्राम में मैसेज करने के बाद आपको एक चीज़ है कि ये पूरे के पूरे लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा, कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। थैंक यू ऑल आज के लिए।